हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर क्लास ऑफ ग्रेजुएशन क्लासेस। तो जैसा कि हमने हिस्ट्री का सिलेबस के दो यूनिट डिस्कस कर ली थी अपने पहले वाले लेक्चर में। इस वाले लेक्चर में हम जो दो यूनिट बची हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट तो हमारी डिस्कस हो चुकी थी, तो थर्ड यूनिट से स्टार्ट करते हैं। हम इसमें देखते हैं कि थर्ड यूनिट आते आते फॉरेन इन्वेजन हो जाते हैं, अकमेनियंस और मैसोडीनियंस। जो ये अखमेनियन या अकमेनियन जो फॉरेन इन्वेजन आते हैं, ये हमारे जम्मू कश्मीर साइड से आते हैं, JNK की साइड से आते हैं। ये हिमालय हमारी एक नेचुरल दीवार के रूप में काम कर रहा होता है, वो फॉरेन इन्वेजन से बचाता है। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे दर्रे या कुछ ऐसे पास होते हैं जो हेल्प करते हैं उनको आने में, जैसे बोलन पास हो गया। और इन्हीं दरों के ज़रिए वो इंडिया में आते हैं और आक्रमण करते हैं। उसके बाद आता है मैसेडोमियन। इसमें बताता है कि जो अलेक्जेंडर है या जो सिकंदर महान है, वो जब अपनी विजय पे निकला था तो उसने ईरान पे विजय प्राप्त करके उसको इंडिया की वेल्थ के बारे में पता चला कि जो हमारा इंडिया है उस टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसकी वेल्थ के बारे में पता करके वो इसकी तरफ आता है, इंडिया की तरफ आता है इन्वेजन करने के लिए, और वो सफल हो जाता है। इसमें क्या कारण होते हैं उसके सफल होने के? एक तो जो इंडिया में हमेशा से हम वीर तो बहुत है, लेकिन इंडिया में किस चीज़ की कमी रही है? एकता की कमी रही है। अलग अलग राज्यों में हमारा भारत बटा हुआ था। इसी कारण जो अलेक्जेंडर है उसको मौका मिलता है और वो आक्रमण कर देता है और इंडिया में विजय प्राप्त करने में भी सफल हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वो इंडिया में 326 BC में आया था, ईस्वी में 326 ईस्वी में आया था। उसके बाद आता है मौर्य एम्पायर। नंद वंश का शासन करके मौर्यों ने अपने राज्य की स्थापना की थी। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जो इसके महान शासक हुए हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है मेगास्थनीज की इंडी का पुस्तक है उससे पता चलता है। और अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, उससे पता चलता है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उस समय के जो सैनिक और असैनिक व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी, यानी कि सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, राजा को महान समझा जाता था, क्या क्या एग्रीकल्चर लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट थी, टैक्स मिलता था या नहीं मिलता था। उसके बाद हमें पता चलता है अशोक धम्म के बारे में। जैसा कि हम पता है कि अशोक ने शांति की नीति अपनाई थी, उसके लिए जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने धम्म की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने अलग अलग लोगों का ग्रुप बना के या उनको अलग अलग लोगों का गुट बना के दूसरे देशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उनको भेजा था। उसके बाद पता चलता है कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उस समय। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कितनी महान थी, किस तरह की कृषि उस टाइम में होती थी, और फिर उसके बाद मौर्य एम्पायर का पतन कैसे होता है, किन क्या कारण रहे थे कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। कई इतिहासकारों का ये मानना है कि जो अशोक ने जो ये शांति प्रिय नीति अपनाई थी, इसके कारण भी मौर्य साम्राज्य का जो अंत है वो हुआ। उसके बाद आता है पोस्ट मौर्यन एज, यानी कि जो मौर्य पोस्ट का मतलब, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो वो शासक आते हैं वो है कुषाण और सतवाहन। अब कुषाणों का सबसे महान जो शासक हुआ है कनिष्क। इसमें इस जो चैप्टर है इसमें हम कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के मिले हैं वो हमें कुषाण काल में मिले हैं। और इन कुषाणों ने जो इस टाइम पे सिल्क रोड है, यानी आपने सुना होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना और उसके इंडिया के बीच में हो रहा है, उसके बारे में। तो कुषाणों ने सिल्क रोड था उस पे अपना पूरी तरह से आधिपत्य जमा लिया था, उस पे अपना कंट्रोल कर लिया था। और वहाँ से उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता था कि वो प्योर सोने के सिक्के चला रहे थे। उसके बाद उनकी हमें कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में पता चलता है। इन्होंने कला की तरफ भी विशेष ध्यान दिया था, इसके बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद आती है संगम एज और सतवाहन
चोल, चेर, पांड्या, जो ये सतवाहन थे, ये जो हमारा ये साउथ इंडिया था ना, इन्होंने महाराष्ट्र से शुरुआत की थी और ये साउथ इंडिया में आके बस गए थे। तो ये सतवाहनों के बारे में पता चलता है। ऐसा माना जाता है कि जो सतवाहन युग था वो मात्र सतात्मक था, यानी कि वो वहाँ पे पैट्रियार्की नहीं थी। वो उन्होंने अपनी ऐसे मानते इतिहासकार कि उन्होंने अपनी मदर का सरनेम यूज़ किया था। उसके बाद है चोल, उसके बाद आते हैं चोल और पांड्यास। ये जो साउथ इंडिया है यहाँ पे चोलों का शासन होता है। चोल और पांड्या राजाओं के बारे में हमें पता चलता है इस यूनिट से। तो अब हम दूसरी यूनिट देखते हैं। दूसरी यूनिट में आती है हमारी गुप्ता एम्पायर। यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चंद्रगुप्त सॉरी मौर्य नहीं, इसमें हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे कि उसको इंडिया का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, और इंडियन कल्चर में उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है ये पढ़ेंगे। उसके बाद आती है पोस्ट गुप्ता एज। पोस्ट गुप्ता एज में हम पढ़ेंगे कि पुष्पभूति है, जो पुष्पभूति राज्य हुए हैं, पुष्पभूति के तहत जो हमारा वो था एडमिनिस्ट्रेशन थी या साम्राज्य था, किस तरह से चलता था, कि कौन सा टैक्स देते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती थी, यानी कि जो वो मंत्रियों की वो है मंत्रियों की सभा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये इनका सबसे महान शासक हुआ है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। उसकी जो राज्य है उस राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि उसने अपना राज्य साम्राज्य कैसे स्थापित किया और कैसे अपने साम्राज्य को कंसोलिडेट करके चलाया। उसके बाद है त्रिपाठी स्ट्रगल, यानी कि गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन्होंने एक राज्य होता था कन्नौज, कन्नौज के लिए बहुत लड़ाई हुई है। इन तीनों राज्यों के बीच कन्नौज जो जगह है उसको लेके गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है। इसी को हम त्रिपाठी स्ट्रगल बोलते हैं। उसके बाद जैसे इन साम्राज्यों का अंत होता गया, उसी तरह से हमारे यहाँ इंडिया में अरबों का इन्वेजन होता गया, यानी कि अरब आना शुरू हो गए थे, अरबों का आक्रमण होना शुरू हो गया था। अरब और तुर्की से लोग आ रहे थे। इनका क्या कारण था? एक तो वो इंडिया की वेल्थ से इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि वो इंडिया की वेल्थ को अपनाना चाहते थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण था, वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे, यानी कि इस्लाम जो इस्लाम रिलीजन है वो उसको एक्सटेंड करना चाहते थे, लोगों को इस्लाम के बारे में बताना चाहते थे। और उस टाइम तक जो हमारा हिंदू रिलीजन है उसमें भी बहुत सारी खामियां आ गई थी। अलग अलग राज्यों में राजा बट गए थे, तो गरीबी आने लगी थी। तो लोगों को इन्फ्लुएंस करके जो अरब इन्वेडर्स हैं, सॉरी अरब इन्वेडर्स हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करके अरब उसकी इस्लाम की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, तो उसके बाद आती है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में हम देखते हैं कि ये जो है ये हमारी मैपिंग की यूनिट है। इसमें हम जैसे मैं आपके चैप्टर्स कराती जाऊंगी, साथ में मैं आपको मैप भी कराती जाऊंगी, तो आप उनको मैप्स को ध्यान से देख लेना, क्योंकि फिर बाद में ये चीज़ रिपीट अगर आप लोगों की स्पेशल डिमांड होगी तो हम रिपीट भी करेंगे, लेकिन अब बाद में फिर ऐसे टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है आप उसी में जो चैप्टर्स के साथ मैं मैप प्रैक्टिस कराऊंगी उसके साथ ही आप मैप की प्रैक्टिस करते चलना। इससे आपकी फोर्थ यूनिट टोटल रेडी हो जाएगी। तो इसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से सेंटर्स हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के, जैसे चुंदेड़ो है, और लोथल है, बनावली है, राखीगढ़ी है, जो अशोक एम्पायर है, पिलर एडिक्ट्स हैं, अशोक साम्राज्य के जो शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे अफगानिस्तान काबुल से मिला है, सॉरी काबुल से मिला है, और कौन सी भाषा में लिखे हुए थे, खरोष्टी लिपि में थे या कौन सी उसमें थे, ये पढ़ेंगे हम। इसके बारे में मैप बनाएंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट हुए हैं, जैसे मैं सिल्क रूट के बारे में बताया था, मैंने सिल्क रूट के बारे में बताया था, उस तरह से और फिर कुषाणों का साम्राज्य कितनी कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था, इस बारे में पढ़ेंगे। और हर्षवर्धन एम्पायर के, ये मैं आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं ना उनके साथ में ऑप्शनल क्वेश्चंस ऐड कर दूंगी, जो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं
और आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी दूंगी, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है और उसको प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। इससे आप लोगों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और आपको ये नहीं लगेगा कि ये हमने क्वेश्चन नहीं कर रखे या हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं जाएगा, हाई जाएगा, जिससे आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प होगी। और आपको मैं पर्सनली अगर आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चंस लिखते हो तो मैं पर्सनली चेक करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं अब कल से आपके डेली चैप्टर्स की वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ज़रूर से ज़रूर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ जिनको ज़रूरत है उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो पेपर से पहले पढ़ते हैं, तो पेपर से पहले पढ़ने में बस वो पास हो पाते हैं, उनको नॉलेज नहीं आ पाती, ऐसे उनके 3 साल पूरे वेस्ट हो जाते हैं। तो वेस्टेज से अगर बचना है तो आप रोज़ के 2-3 घंटे, मैं नहीं मांग रही हूँ, जितने टाइम की ये वीडियो लेक्चर है इसको बस आप 2x की स्पीड पे सुन लीजिए। मैक्सिमम 2 बार आप सुन लोगे, सुनने से आपको याद हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और उस टाइम को बचा के आप कहीं और किसी अपनी जॉब की प्रिपरेशन में लगाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। थैंक यू।